हेलो एवरीवन। आज के समय में भारत में एक डिबेट चल रही है वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर और हम देखते हैं कि इसी से रिलेटेड एक कमेटी का गठन हुआ है हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता के अंतर्गत। और वो ये कमेटी देखेगी कि क्या भारत में इस सिस्टम को वन नेशन वन इलेक्शन या एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो कौन से संवैधानिक बदलाव हमें लाने पड़ेंगे। पहले समझ लेते हैं ये होता क्या है। भाई, आज के समय में स्टेट में और पार्लियामेंट के इलेक्शन अलग अलग समय पर होते हैं, और एक स्टेट के और दूसरे स्टेट के और अलग अलग स्टेट्स के इलेक्शन भी अलग अलग समय पर होते हैं। उसी को कहते हैं वन नेशन मल्टीपल इलेक्शन, ठीक है? जब हम सभी स्टेट के इलेक्शन और पार्लियामेंट के इलेक्शन एक ही टाइम पीरियड में करेंगे, तो उसे कहेंगे वन नेशन वन इलेक्शन या एक राष्ट्र एक चुनाव, ठीक है? अब सवाल उठता है कि क्या ये पॉसिबल है? यस, पॉसिबल है, क्योंकि हम देखते हैं 1952 जो हमारे पहले आम चुनाव होते हैं, तब से लेके 1967 तक, मोटा-मोटा 1966 तक जो वन नेशन वन इलेक्शन का सिस्टम ही चल रहा था। 1959 में केरला, 1966 में बिहार, 1967 में हरियाणा एंड देन 1971 वेस्ट बंगाल। हम देखते हैं सिस्टम आगे-पीछे हो जाता है, ठीक है? कई सरकारें गिरती हैं, कई बनती हैं, कई टूटती हैं, इस वजह से। और हम देखते हैं कि पार्लियामेंट और स्टेट के इलेक्शन अलग-अलग समय पर होने लगते हैं। सवाल उठता है, क्या अभी से वापस लाना पॉसिबल है? येस, पॉसिबल है। क्या ये सस्टेनेबल है? यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है। अब सवाल उठता है कि इसके फ़ायदे क्या होंगे? यार, फ़ायदे बहुत सारे होंगे। देखो, पहला फ़ायदा होगा इकॉनमी का। मतलब नीति आयोग के हिसाब से एक वोटर पे 1 साल में ₹10 का खर्चा आता है जब इलेक्शन अलग-अलग समय पर होते हैं। नीति आयोग कहता है 1 वोटर पे ₹5 का खर्च आएगा 1 साल में अगर इलेक्शन एक साथ हो जाएँगे, मतलब कॉस्ट आधी हो जाएगी। दूसरा, यार, प्रधानमंत्री जी जैसे स्टार कैम्पेनर्स को 18-18 घंटे काम करना पड़ता है। भई, पहले वो प्रधानमंत्री जी का रोल प्ले करेंगे, फिर वो स्टार कैम्पेनर का रोल प्ले करेंगे, एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाएँगे बार-बार। साल में उन्हें पॉलिटिकल कैम्पेनर का रोल भी करना है, प्रधानमंत्री जी का रोल भी प्ले करना है, तो इस वजह से उन्हें टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है? सो भी नहीं पाते हैं भई। आप सुनते होंगे कई बार प्रधानमंत्री जी सिर्फ़ फ्लाइट में सोए, मीटिंग के दौरान टाइम ही नहीं मिला क्योंकि स्टे करने का। 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है? अगर एक बार में सब स्टेट्स में इलेक्शन हो जाएँगे, पार्लियामेंट के इलेक्शन हो जाएँगे, तो प्रधानमंत्री जी उसके बाद पूरा फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने प्रधानमंत्री के कार्य पर देंगे, और इसकी वजह से हमारा देश भी आगे बढ़ेगा और प्रधानमंत्री जी को आराम भी मिल पाएगा। तीसरा फ़ायदा ये होगा कि आज के समय में हम देखते हैं कि मशीनरी यार एंगेज हो जाती है इन इलेक्शंस में। इस भाई, एक टीचर को कम से कम 2 बार तो ड्यूटी देनी पड़ रही है, क्यों? एक बार स्टेट के इलेक्शन में, एक बार पार्लियामेंट के इलेक्शन में, तो मतलब बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है, स्कूल्स की छुट्टियाँ ज़्यादा हो रही हैं, पॉलिसी पैरालाइज़िस हो रहा है। तो अगर मान लीजिए एक बार में सारे इलेक्शन हो जाएँगे हमारे प्रधानमंत्री जी वाले, मतलब पार्लियामेंट वाले, और दूसरा स्टेट वाले इलेक्शन भी हो जाएँगे, तो हमारे टीचर्स और बाकी मशीनरी को टाइम मिल जाएगा, ठीक है? चौथा फ़ायदा क्या होगा? चौथा फ़ायदा होगा पॉलिसी पैरालाइसिस। जब इलेक्शन होते हैं तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। तो एक राज्य में 2 बार तो लगता ही है। एक बार जब पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं, एक बार जब स्टेट के इलेक्शन होते हैं। अगर वो इलेक्शन एक ही बारी में हो जाएँगे तो मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट एक बार लगेगा। तो मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान ना तो कोई बड़ी पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो सकती है, ना लागू की जा सकती है, ना डिक्लेयर की जा सकती है। तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो हम उस टाइम पे ज़्यादा अच्छा काम कर पाएँगे, ठीक है? और और क्या फ़ायदे होंगे? और फ़ायदे ये होंगे कि स्टेट जो पूरी मशीनरी बार-बार एंगेज करता है, वो एक बार में फ्री हो जाएगा, ठीक है? बार-बार वो काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? अब सवाल उठता है कि इसके नुकसान क्या होंगे? नुकसान भी होंगे यार, हर चीज़ के नुकसान तो होते ही हैं। बोले क्या नुकसान है? पहला नुकसान है कि ये देखा जाता है कि जब एक साथ इलेक्शन होते हैं, तो जो पार्टी सेंटर में स्ट्रॉन्ग होती है, उसको फ़ायदा मिल जाता है स्टेट में। दूसरा नुकसान ये होगा कि कॉस्ट इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि हम देखते हैं कि भारत में पार्टीज़ ज़्यादा खर्चा करती हैं रेदर देन इलेक्शन कमीशन ऑन द इलेक्शन, तो उसकी वजह से कॉस्ट तो उतना इफ़ेक्टिव है नहीं कर पाएगी। तीसरा नुकसान क्या होगा? तीसरा नुकसान ये होगा कि क्योंकि भारत में एक पार्लियामेंट्री और फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक है? फेडरल स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि राज्यों के मुद्दे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं लोकल इलेक्शन में। लेकिन अगर इलेक्शन पार्लियामेंट और राज्यों के एक साथ होंगे, तो राज्यों के मुद्दे इतने इम्पोर्टेंस या इतनी लाइट में नहीं रह पाएँगे, जितने पार्लियामेंट के मुद्दे या सेंट्रल के मुद्दे रहेंगे, ठीक है? तो ये भी एक नुकसान है। अब सवाल उठता है कि अगर इसे लागू करना है तो बदलाव क्या-क्या करने पड़ेंगे? देखो, 5 मेजर बदलाव तो करने ही पड़ेंगे, उसके अलावा वक़्त आने पर देखेंगे कि कमेटी क्या रिकमेंड करती है, ठीक है? पहला बदलाव क्या करना पड़ेगा? हमें आर्टिकल 83 में चेंज करना पड़ेगा। आर्टिकल 83 क्या कहता है? आर्टिकल 83 बात करता है हमारी लोकसभा की ड्यूरेशन की, जो कि 5 साल फिक्स है, उससे पहले डिसॉल्व भी हो सकती है। तो उस ड्यूरेशन को हमें पक्का करना पड़ेगा, ठीक है? दूसरा चेंज करना पड़ेगा हमें आर्टिकल 85 में। आर्टिकल 85 बात करता है कि राष्ट्रपति कभी भी हाउस का प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन कर सकता है। प्रोरोगेशन में एक सेशन एंड होता है और डिसोल्यूशन में एक पूरा हाउस की डेथ हो जाती है, एंड देन हाउस की डेथ मतलब एमपीज़ नहीं मर रहे हैं उसमें, ठीक है? हाउस अपने टर्म को कंप्लीट कर देता है उसी टाइम पे, और नया हाउस तभी बैठेगा जब नया इलेक्शन हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर राष्ट्रपति जी ने सरकार के कहने पर हाउस को डिसॉल्व कर दिया,
फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि हमें चुनाव करवाने पड़ेंगे, फिर से साइकिल बिगड़ जाएगी, ठीक है? तीसरा बदलाव हमें करना पड़ेगा आर्टिकल 172 में। 172 क्या कहता है? स्टेट के हाउस की ड्यूरेशन की बात करता है। सेम चीज़ हमें उस हाउस की भी ड्यूरेशन भी फिक्स करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए हाउस की ड्यूरेशन 5 साल है और उससे पहले हाउस डिसॉल्व हो गया, तो फिर से पार्लियामेंट और स्टेट के इलेक्शन अलग-अलग हो जाएँगे। चौथा बदलाव हमें क्या करना पड़ेगा? चौथा बदलाव करना पड़ेगा हमें आर्टिकल 174 में। आर्टिकल 174 क्या कहता है? आर्टिकल 174 कहता है कि गवर्नर कभी भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ऑब्वियसली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बट ये डिटेल में बाद में जाएँगे। गवर्नर हाउस का प्रोरोगेशन और डिसॉल्यूशन कर सकता है। प्रोरोगेशन हुआ तो कोई बात नहीं, मगर अगर डिसॉल्यूशन हो गया 5 साल से पहले तो हाउस के इलेक्शन करवाने पड़ेंगे विदिन 6 मंथ, और फिर से हम देखेंगे कि स्टेट की और पार्लियामेंट की साइकिल फिर से गड़बड़ हो जाएगी। पाँचवा बदलाव हमें करना पड़ेगा आर्टिकल 356 में। आर्टिकल 356 बात करता है प्रेसिडेंशियल रूल की। अगर किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी सही से काम नहीं करती, तो हमें वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल लगाना पड़ता है। प्रेसिडेंट अपना रूल लगा सकता है गवर्नर के एडवाइस पर, ठीक है? और उसकी स्टेट की पावर स्नैच कर सकता है। उसके बाद स्टेट की लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर चली जाती है पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट बाद में डेलीगेशन के थ्रू या ट्रांसफर ऑफ पावर टू समवन कैन ट्रांसफर दिस पावर टू समवन एल्स लाइक गवर्नर, राष्ट्रपति और किसी को भी, ठीक है? वो बात की बात है। लेकिन अगर प्रेसिडेंशियल रूल लगता है, तो फिर से हम देखते हैं कि वो साइकिल बिगड़ जाएगी। तो हमें इन 5 मेजर चेंजेस को तो करना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि क्या ये पॉसिबल है? यार पॉसिबल अभी नहीं लगता है, रीज़न बताता हूँ क्यों। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन में ये होता है कि आज चुनाव हुए, सपोज़ आज 2023 है, 2023 में अमेरिकन राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं और एक्स सेलेक्ट होता है, ठीक है? एक्स इलेक्ट होता है। 4 साल बाद इलेक्शन होंगे, अब कुछ भी हो जाए, एक्स ज़िंदा रहे, मर जाए, कांग्रेस में कोई रहे ना रहे, इलेक्शन 4 साल बाद ही होंगे, ठीक है? पार्लियामेंट फॉर्म में ऐसा नहीं हो सकता। पार्लियामेंट फॉर्म में क्या होता है, कई बार राज्य की सरकारें अपने आप जानबूझकर अपना हाउस को डिसॉल्व कर देती हैं, अपने हाउस को डिसॉल्व करवा लेती हैं गवर्नर से। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि सेंटर के और उनके इलेक्शन एक साथ हों, क्योंकि बेनिफिट सेंटर की पावर को मिल सकता है। कई बार क्या होता है, पार्टीज़ छोड़ देती हैं, पार्टीज़ टूट जाती हैं, पार्टी टूटते ही सरकारें दूसरी हो जाती हैं, ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि डिफाइन नहीं हो पाता कि बीच में बहुमत किसके पास था। बीच में अगर सरकार टूट गई, किसी ने बहुमत वापस ले लिया तो सरकार टूट जाएगी, ठीक है? फिर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। बहुत सारे रीज़न हैं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्योंकि मेजॉरिटी चाहिए होती है हमको पार्लियामेंट में, तभी सरकार सस्टेन कर पाती है, या स्टेट असेंबली में तभी सरकार सस्टेन कर पाती है। इसीलिए ये अभी फ़ीज़िबल नहीं लगता, और हो सकता है कि कमेटी जो रामनाथ कोविंद जी के लीडरशिप में बैठी है, वो शायद किसी ऐसे एक सॉल्यूशन के साथ आए जिसे देख के हम सब चौंक जाएँ। तो करेंगे उस पर बात जब वो होगा। धन्यवाद, थैंक यू, बाय-बाय।